आज के मुख्य समाचार। राजा वीरभद्र सिंह की जयंती पर रोडू में श्रद्धांजलि कार्यक्रम। सीएम सुक्खू ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर किया नमन। सिरमौर में किसानों के लिए कृषि विभाग की पहल। स्वर्गीय राजा वीरभद्र की जयंती पर रिज मैदान पहुंची प्रतिभा सिंह। सरकार और एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के बीच वार्ता बेनतीजा। रोडू में 70 वर्षीय गीता देवी हत्याकांड का खुलासा। राजीव भवन शिमला में कांग्रेस ने नीट पेपर लीक पर उठाए सवाल। गोवंश भूखे मरने की कगार पर। अब समाचार विस्तार से। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा साहिब के नाम से लोकप्रिय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की 93वीं जयंती पर राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में आम लोगों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सुबह से ही रिज मैदान पर लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला। प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे लोगों ने अपने प्रिय नेता को याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान वातावरण राजा साहिब अमर रहे के नारों से गूंज उठा और लोगों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें हिमाचल के विकास पुरुष की संज्ञा दी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रदेश और यहाँ की जनता की सेवा में समर्पित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के विकास की मजबूत नींव रखने वाले दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई और पर्यटन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किए हैं, जिनका लाभ आज भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का राजनीतिक जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि राजा साहिब हमेशा आम आदमी के नेता रहे हैं और प्रदेश के हर वर्ग की समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान के लिए कार्य करते आए थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के दिखाए मार्ग पर चलते हुए जन कल्याण और विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उनके नेतृत्व में प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए और हिमाचल को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें कहा कि उन्होंने 5 दशकों से अधिक लंबे समय तक राजनीतिक जीवन में प्रदेश के विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का व्यक्तित्व सरल, सहज और जनता के प्रति समर्पित था। यही कारण है कि आज भी प्रदेश की जनता उन्हें अपार सम्मान और प्रेम के साथ याद करती है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने राजनीति को सेवा का माध्यम माना और सदैव जनता के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में उनका योगदान स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। श्रद्धांजलि समारोह में कांग्रेस नेताओं, पार्टी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के जीवन और उनके योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि आज भले ही राजा साहिब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा स्थापित विकास की विरासत और जनता के साथ उनका आत्मीय जुड़ाव हमेशा जीवित रहेगा। रिज मैदान पर आयोजित इस कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिली। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचे स्मृतकों और शुभचिंतकों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वीरभद्र सिंह जी की आज जन्मतिथि है। कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता थे। 6 बार वो मुख्यमंत्री थे और प्रदेश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। हम सबका ये उद्देश्य बनता है, ध्येय बनता है कि हम उनसे प्रेरणा लें और प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएं। यही हिमाचल वासियों से हमारा उनके जन्मदिवस पर आग्रह भी रहेगा। पहले भी बागवान और किसान तो बेचारे पहले से टेकअप कर रहे हैं। मैं तो खुद पीयूष गोयल जी से मिला था और उनसे जब पीछे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था न्यूजीलैंड के साथ,
मैंने उनसे कहा था और उसमें मैंने कहा था इससे हिमाचल के बागवानों को बहुत नुकसान होगा और उस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के उस समय की जो हमारे अभी दिल्ली में एक वर्ष मिनिस्टर है उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि हम बागवानों को नुकसान नहीं होने देंगे। आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का आज जन्म दिवस है और उन्होंने हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व लगभग 22 वर्षों तक किया। वर्तमान हिमाचल प्रदेश में प्रगति और विकास में एक बहुत बड़ा योगदान आदरणीय वीरभद्र सिंह जी का रहा। वीरभद्र सिंह जी जहां लोगों के प्रिय नेता थे, एक बहुत ही मंजे हुए राजनीतिज्ञ भी थे और आज सारा हिमाचल प्रदेश उनके योगदान को जानता भी है और याद भी करता है। आज वो फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, यद्यपि एहसास हम कर सकते हैं कि वीरभद्र सिंह के द्वारा किए गए काम, वीरभद्र सिंह जी के द्वारा राजनीति में स्थापित किए गए मूल्य आज की राजनीति के लिए आवश्यक जरूरी है। और मैं ये समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर YS परमार के बाद हिमाचल प्रदेश का 22 वर्षों तक नेतृत्व करने वाले हमारे नेता जो है उनके जो नीतियां हैं, उनकी जो सोच थी, उसको पार्टी को जो है हर जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे मैं समझता हूँ कांग्रेस संगठन भी मजबूत होगा और पार्टी भी मजबूत होगी, पार्टी की विचारधारा भी मजबूत होगी। मैं अपनी ओर से उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। 23 जून को लगभग हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति जो है व्यक्तिगत तौर पर उनको मिलने के लिए, उनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए आता था और आज भी सैकड़ों की तादाद में बहुत सारे उनके अपने फॉलोवर्स जो हैं और उनके साथी जो है आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं एक बार फिर से अपनी ओर से अपने श्रद्धा सुमन उनके प्रति अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनका ईश्वरीय आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा साहिब के नाम से लोकप्रिय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती पर आज राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रतिभा सिंह भी रिज मैदान पर उपस्थित रही और स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन भी उनके द्वारा अर्पित किया गया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के व्यक्तित्व, उनके राजनीतिक जीवन और हिमाचल प्रदेश के विकास में दिए गए उनके योगदान को याद किया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को नई पहचान दिलाने और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि आज भले ही राजा साहिब हमारे बीच नहीं है, लेकिन प्रदेश की राजनीति, विकास और जनता के दिलों में उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही मजबूत है। उनके द्वारा छोड़ी गई समृद्धियां और विकास की विरासत हिमाचल प्रदेश के जनमानस में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हर वर्ग के लोगों के साथ कार्य किया, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, सड़क या पेयजल योजनाएं हो या फिर ग्रामीण क्षेत्रों का विकास। हर क्षेत्र में उनकी दूरदर्शी सोच के साथ कार्य करते हुए हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने की मजबूत नींव रखी थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि राजा साहिब केवल कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं थे, बल्कि वे पूरे हिमाचल प्रदेश की पहचान थे। उनके सादगी, जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों ने उन्हें प्रदेश की जनता के बीच विशेष ध्यान दिलाया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें जन सरोकारों के प्रति प्रतिबद्धता और लोगों के साथ आत्मीय संबंधों ने उन्हें प्रदेश की जनता के बीच विशेष स्थान दिलाया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें सम्मान और स्नेह के साथ राजा साहिब के नाम से याद करते हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने राजनीति को हमेशा जन सेवा का माध्यम माना। उन्होंने प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक विकास पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य किया और हमेशा आम आदमी की आवाज को प्राथमिकता दी। उन्होंने कहा कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर ही प्रदेश का समग्र विकास संभव है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। उन्होंने जिस प्रकार प्रदेश को विकास के नए आयाम दिए,
वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी दूरदर्शी सोच और जनहित के प्रति समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता। साहब का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के कोने कोने में लोग उनको याद कर रहे हैं और इस पर्व पे वो हॉस्पिटल में जाकर लोगों की जो मरीज लोग हैं उनको फल फ्रूट बांट रहे हैं। आज यहाँ रिज मैदान में भी हमने सबने एकत्रित होकर उनकी स्टैचू के आगे फूल अर्पण किए। मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी श्रद्धा के साथ उनको आज इस दिवस पर याद किया और हम चाहेंगे इसी तरह हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन को सदा याद रखते हुए लोगों की सेवा करते हैं। देखिए, राजा भगत सिंह जी सदा ये कहते थे कि विकास का कोई सीमा नहीं है। मैंने विकास जो किया है और उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करने को है। मुझे लगता है कि जो वो अपनी लेगेसी में विक्रमादित्य को छोड़ गए हैं वो भी इस बात को बहुत समझता है। उसने बचपन से देखा कि राजा साहब का क्या ड्रीम था, वो क्या चाहते थे। तो आज हमारी कांग्रेस की सरकार है तो उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जो काम छूट गए उसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। गौ सेवा और गोवंश संरक्षण से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता सचिन ओबराय ने पोंटा में प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश में बढ़ती पशु चारे संकट की स्थिति पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गोवंश भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुका है और लगातार बढ़ती भूसे की कीमतों ने गौशालाओं, पशुपालकों और गौ सेवकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सचिन ओबराय ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पशु चारे विशेषकर भूसे की कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हुई है। जो भूसा पिछले सीजन में 500 से 600 रुपए प्रति क्विंटल में बिकता था, वही अब 1200 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि कीमतें 2 गुनी से 3 गुनी बढ़ चुकी हैं, जिससे छोटे पशुपालक और गौशालाएं आर्थिक संकट में फंस गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहले ही बड़ी संख्या में बेसहारा गोवंश की समस्या मौजूद है और अब पशु चारे की महंगाई ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। कई गौशालाओं के सामने रोजाना पशुओं के लिए चारा जुटाना बड़ी चुनौती बन चुका है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की कई गौशालाएं आर्थिक तंगी से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि गौ सेवक अपनी क्षमता से अधिक गोवंश की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लगातार बढ़ती महंगाई के कारण उनके लिए व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक और पशुओं की संख्या बढ़ रही है और दूसरी ओर चारे के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में गौशालाओं का संचालन करना बेहद कठिन हो गया है। कई स्थानों पर गोवंश को पर्याप्त चारा नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनके स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि गौ सेवा केवल धार्मिक आस्था का विषय नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है। यदि समय रहते सरकार और समाज ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है जी। अभी कल ही हमने 2 कुंटल भूस लिया है ताकि सिर्फ एक दिन का काम चल जाए और वो मैंने 1200 रुपये लिया है। सीजन पर 2.5-3 रुपये मैक्सिमम 4 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता था। 400 रुपये कुंटल बहुत आराम से मिल जाता था पिछले साल तक, लेकिन इस बार 900 से शुरू किया गया। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि इसका व्यापारीकरण किया जा रहा है। बड़ी बड़ी पेपर मिल हैं, बड़ी बड़ी और फैक्ट्रीज हैं, उसमें इसको जलाने के लिए और उसको क्या कहते हैं कि जो रफ पेपर बनता है उसको स्टार्च निकाल करके इसको फिर जलाने के काम में आता है। इस तरीके के प्रोसेस जब से इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया है, ओपन बिल्कुल कर दिया गया है, पराली भी और भूस भी, इनके रेट बिल्कुल आसमान पे पहुंच गए। दूसरी बात ये भी है कि जो लोग कमर्शियल एंगल से गौ पालन करते हैं या डेयरी फार्मिंग करते हैं वो कहीं ना कहीं 1400 रुपये 1500 रुपये जो आज की वर्तमान रेट है उनको बियर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास तो घायल गोवंश है, अधिकतर बैल हैं सबके पास। एक आधी गाय हम सबके पास, अगर 100 गोवंश है तो एक आधी गाय उसमें से कोई थोड़ा बहुत दूध देती होगी। तो हमारे पास तो कोई कमाई का ऐसा सोर्स है नहीं। हम लोग तो इतना महंगा भूस बियर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बावजूद भी हम अगर 700 रुपये 800 रुपये में अगर पंजाब से ट्रक मंगवाते हैं तो वो आने नहीं दिए जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी गंभीर समस्या है। हमने इसमें आग्रह किया है जी कि ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सब लोग भी बोलते हैं हम तो गौशाला ही जा रहे हैं, तो फिर सारे ट्रक छोड़ने पड़ेंगे। हमने उनसे ये कहा है कि आप एक हमें या तो एनिमल हस्बेंड्री को ये आप जिम्मेदारी सौंपें जहाँ पर हम ट्रक नंबर और गाड़ी नंबर का आपके पास एप्लीकेशन दें, वहाँ से आप उसकी परमिशन बनाएं कि इस गौशाला में जाएगा, ये ट्रक नंबर जाएगा, चाहे 2 ट्रक हो चाहे 4 हो। वो परमिशन जिसके पास हो उसी को जाने दिया जाए। बाकी कमर्शियलाइज करने वाले भी हो सकता है कि बीच में, तो इसको इस प्रकार से हमने उनको सुझाव दिया है कि ऐसा किया जाए। और अंतिम फिर यही है जी कि गौवंश हमारे यहाँ भूखा मरे तो उससे बढ़िया प्रशासन के पास दे देते हैं।
या फिर जहाँ से सड़कों से उठाया फिर वहीं उनके हाल पर छोड़ देंगे जी। अपने आंगन में तो हम उनको भूखा नहीं मरते देख सकते। गौ सेवा आयोग जो सरकार द्वारा बनाया गया था माननीय उच्च न्यायालय के पहले वो निर्देश से, गुजरात में थी और उत्तराखंड के प्रयास से वो शंकरपुर में लगती है जी, उसमें एक प्रावधान है कि 2.5 रुपये किलो साइलेज किसानों को और विशेषकर जो गौशालाएं हैं उनको उपलब्ध कराया जाएगा, पर किन्हीं कारणों से अभी तक वो स्कीम नहीं शुरू हो पाई है। उसके लिए बार बार ज्ञापन तो देते रहते हैं जी गौ सेवा आयोग को भी और सरकार को भी, तो उम्मीद है कि जल्द कुछ ना कुछ हो सकता है, उसमें भी कुछ अच्छा हो सके। फिलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है कि पंजाब से हम लोग जो जिस रेट भी मिल रहा है 7-8 रुपये के आसपास वो मिलता है, वो मजबूरी है जी लेना। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रहे राजा साहिब के नाम से लोकप्रिय स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की जयंती आज पूरे प्रदेश में श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जा रही है। इस अवसर पर रोडू में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, कांग्रेस कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और युवाओं ने भाग लेकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके लंबे राजनीतिक जीवन तथा प्रदेश के विकास में दिए गए अमूल्य योगदान को याद किया। वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह केवल एक राजनेता नहीं बल्कि आधुनिक हिमाचल प्रदेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक विकास की नई धारा पहुँचाने का कार्य किया। 23 जून 1934 को जन्मे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने अपने 5 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में हिमाचल प्रदेश को नई पहचान दिलाने में अहम योगदान दिया। 6 बार मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में अनेक योजनाओं को गति प्रदान की। उनके नेतृत्व में प्रदेश में आधारभूत ढांचे के विस्तार के साथ साथ ग्रामीण विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई, जिसका लाभ आज भी प्रदेश की जनता को मिल रहा है। रोडू में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में वक्ताओं ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने हमेशा आम जनता के हितों को सर्वोपरि रखा और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य किया। उनकी सरलता, जन संपर्क और लोगों से जुड़ाव की शैली ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में एक विशेष स्थान दिलाया। यही कारण है कि आज भी उन्हें प्रदेश की जनता बड़े सम्मान और स्नेह के साथ राजा साहिब के नाम से याद करती है। इस अवसर पर उनके राजनीतिक जीवन के विभिन्न उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी पहाड़ी राज्यों में शामिल करने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उन्होंने प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जो नींव रखी है, उसी का परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश के कई मानकों पर देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरण बना हुआ है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी उनकी जयंती पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ऐतिहासिक कृषि मैदान पर आयोजित समारोह में लोगों ने स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए उन्हें सच्चा जन नेता और हिमाचल का विकास पुरुष बताया। देखिए जो आज साहब करना है आज जो है पूरे हमारे उसको जो है जैसे कि आप समझ जाते हैं पूरे शिमला में बनाया जा रहा है, इसी तरह मैं आज जो है वो और सभी लोगों को परिचय कराए हैं। खासकर जनता का ये जो है राजनीति के प्रति प्यार है, प्यार है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि राजनीति विकास के मसीह रहे हैं। जो भी आज तक रोड में हमारे पास विकास के कार्य है, बड़े बड़े काम हैं, फैसिलिटी मिली है, चाहे स्कूल है, कॉलेज है, सड़कें है, बिजली है, पानी है, हॉस्पिटल की सुविधा है, ये सारी जो है उनकी अच्छी बात हुई है और विकास हुआ है। और इसी तरह जो है अच्छी बात स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी की 93वीं जयंती है और हम कांग्रेस पूरा कांग्रेस परिवार अपने महबूब नेता स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जिस तरह से आप जानते हैं स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी को आधुनिक हिमाचल का निर्माता भी कहा जाता है। हिमाचल के विकास में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनको एक युग पुरुष के नाम से जाना जाता है। और मेरा सभी कांग्रेस जनों से, हिमाचल की समस्त जनता से यही आह्वान रहेगा कि हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलें, क्योंकि जो प्रेरणा उन्होंने हमें दी
उसे हम अपने जीवन में उतारें और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम आगे चलें। रामनवमी जयंती है जी। और उसी उपलक्ष्य में आज हमारे रोहडू विधानसभा क्षेत्र के सभी कांग्रेस जन आज उनको यहाँ पर उनको पुष्पांजलि अर्पित करने आए हैं। और हम वो तो हमारे हिमाचल के मसीहा रहे हैं और इस प्रकार की शख्सियत ने जो हिमाचल को एक नई बुलंदियों पर पहुँचाया है, हमें उनके दिखाए और रास्ते, उनके बताई हर बात को हमें अपने जीवन में उतार करके हमें हमेशा उनकी बताए हुए जो प्रेरणा है उन्होंने हमें दी है उस पर चलना। इस प्रकार के जो युग पुरुष हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी जो युग पुरुष कहा जाता है जिन्हें, उन्होंने समान विकास किया, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का। उन्होंने कभी भी उन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर, पार्टी से ऊपर उठकर उन्होंने हर जनमानस के दुख दर्द में उन्होंने हमेशा सहयोग किया, साथ दिया और पूर्ण हिमाचल का उन्होंने सर्वांगीण विकास किया। वो हिमाचल ही नहीं पूरे भारतवर्ष में उनका नाम है और उनकी जिस प्रकार से उन्होंने हिमाचल विकास की बुलंदियों पर पहुंचाया है, ऐसी शख्सियतें बहुत ही कम संसार में आती हैं। शिमला पुलिस ने रोहडू के शैलाश डोगरी में 77 वर्षीय गीता देवी की हत्या के मामले का खुलासा आज शिमला में किया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 16 जून को गीता देवी अपने घर में मृत अवस्था में मिली थी। प्रारंभिक जांच में चोरी की नीयत से हत्या की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद पुलिस थाना रोहडू में मामला दर्ज कर जाँच भी शुरू कर दी गई। यह मामला एक ब्लाइंड मर्डर केस था, क्योंकि घटनास्थल पर कोई भी व्यक्ति या सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं था। पुलिस ने फोरेंसिक जांच, मोबाइल टावर डंप डाटा, सीसीटीवी विश्लेषण तथा मानव स्रोतों की मदद से मामले की कड़ियों को छोड़ा। जांच के आधार पर 22 जून को नेपाल मूल के लाल बहादुर उर्फ लालू 28, नवीन 19 और संतोष 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। फिलहाल मामले की आगे की जांच जारी है। श्रीमती गीता देवी, जिनकी उम्र 77 वर्ष थी, निवासी गांव शैलाश, तहसील टिक्कर, अपने घर में मृत अवस्था में पाई गई। शिकायतकर्ता द्वारा यह संदेह भी व्यक्त किया गया कि किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा चोरी की नियत से घर में घुसकर महिला की हत्या की गई है। प्राप्त शिकायत के आधार पर पुलिस थाना रोहडू में अभियोग दिनांक 17/6/2026 को भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं धारा 331(8), धारा 103, 305, 3(5) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल जांच आरंभ कर दी गई। घटनास्थल को वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित किया गया और फोरेंसिक विशेषज्ञों की सहायता से घटनास्थल का विस्तृत निरीक्षण किया गया तथा महत्वपूर्ण जैविक एवं भौतिक साक्ष्यों को संकलित किया गया। मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। यह मामला प्रारंभिक दृष्टि से अत्यंत चुनौतीपूर्ण तथा एक ब्लाइंड मर्डर केस था। घटनास्थल पर कोई प्रत्यक्षदर्शी उपलब्ध नहीं था। मृतका के घर अथवा उसके निकट में कोई भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध नहीं थी तथा घटनास्थल से किसी बड़ी मूल्यवान संपत्ति के चोरी होने की पुष्टि भी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में मामले के अनावरण के लिए पुलिस के समक्ष सीमित प्रारंभिक सुराग उपलब्ध थे। जांच के दौरान मानव स्रोतों एवं तकनीकी साधनों का व्यापक उपयोग किया गया। मृतका के परिजनों, परिचितों तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों से गहनता से पूछताछ अमल में लाई गई। साथ ही घटनास्थल पर जाने वाले रास्तों पर स्थापित सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का विश्लेषण किया गया। संदिग्ध वाहन गतिविधि का अध्ययन किया गया तथा मोबाइल टावर डंप डेटा का भी गहनता से विश्लेषण किया गया। पुलिस टीम के निरंतर प्रयासों के आधार पर वैज्ञानिक, तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्यों को आपस में जोड़कर मामले की कड़ियों को विकसित किया गया। जांच के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पिछले कल दिनांक 22/6/2026 को 3 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम है लाल बहादुर, नवीन एवं संतोष। तीनों आरोपी नेपाली मूल के व्यक्ति हैं तथा वर्तमान में रोहडू के टिक्कर एवं चिड़गांव क्षेत्र में
बगीचों में सहायक के रूप में कार्यरत थे। तकनीकी विश्लेषण के दौरान मोबाइल टावर डंप डेटा में उपरोक्त आरोपियों की लोकेशन घटना के समय घटना स्थल के आसपास की पाई गई। इस सुराग के आधार पर पुलिस ने जांच को आगे बढ़ाया तथा संदिग्धों से गहन पूछताछ की। पूछताछ, तकनीकी विश्लेषण तथा अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उनकी संलिप्तता मामले में पाई गई। जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर अपराध में प्रयुक्त एक डंडा भी बरामद किया गया है, जिसे मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कब्जे में लिया गया है तथा जांच के लिए फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपराध में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है तथा यह भी स्वीकार किया है कि उनके द्वारा 10,000 रुपए नकद तथा एक सोने का पेंडेंट चोरी किया गया था। चोरीशुदा माल की रिकवरी का प्रयत्न किया जा रहा है। आरोपियों से गहन पूछताछ जारी है। आरोपियों को आज माननीय अदालत में पेश कर उनका पुलिस रिमांड हासिल करने की प्रक्रिया जारी है। इस जटिल एवं ब्लाइंड मर्डर केस का केवल एक बहुत ही अल्प अवधि में सफल अनावरण शिमला पुलिस द्वारा वैज्ञानिक व तकनीकी विश्लेषण के साथ साथ मानव स्रोतों के प्रभावी उपयोग तथा सतत प्रयासों का परिणाम है। शिमला पुलिस जो विक्टिम हैं उनको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और जल्द से जल्द इस पूरे मामले का अन्वेषण पूर्ण किया जाए। धन्यवाद। खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच सिरमौर जिला कृषि विभाग किसानों को उच्च गुणवत्ता वाला मक्की बीज उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है। विभाग का उद्देश्य किसानों को प्रमाणित एवं उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध करवाकर मक्की उत्पादन में वृद्धि करना और उनकी आय को बढ़ावा देना है। कृषि विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों और कृषि केंद्रों के माध्यम से किसानों को उन्नत किस्मों का मक्की बीज वितरित किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार गुणवत्ता युक्त बीज फसल उत्पादन की सफलता का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आधार है। बेहतर बीजों के उपयोग से न केवल पैदावार बढ़ती है बल्कि फसल की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। सिरमौर जिला में मक्की खरीफ मौसम की प्रमुख फसलों में शामिल है और बड़ी संख्या में किसान इसकी खेती करते हैं। ऐसे में समय पे उन्नत बीजों की उपलब्धता किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल प्रमाणित बीजों का ही उपयोग करें ताकि उन्हें बेहतर उत्पादन और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बीज वितरण के साथ किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उर्वरक प्रबंधन, फसल सुरक्षा, वैज्ञानिक खेती के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। किसानों को कृषि विशेषज्ञ के माध्यम से प्रशिक्षण और तकनीकी मार्गदर्शन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि विशेषज्ञ का मानना है कि गुणवत्ता युक्त बीजों के उपयोग से रोग एवं कीट प्रकोप की संभावना कम होती है तथा फसल की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। इससे किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलती है। सर, जिला सिरमौर में 40,325 हेक्टेयर एरिया में मक्की लगती है और जिसमें कि हम किसानों को उत्तम क्वालिटी का बीज मुहैया करा रहे हैं। हमारे सभी ब्लॉकों में, सभी सेल सेंटरों में मक्की का बीज उपलब्ध है। जिला में टोटल मक्की की लगभग 480 मीट्रिक टन बीज की रिक्वायरमेंट रहती है, जिसमें से 100 टन के आसपास हमारा डिपार्टमेंट ने मक्की का बीज सभी ब्लॉकों में उपलब्ध करा दिया गया है। खूब जोरों शोरों से किसान उत्साह के साथ खरीद रहे हैं और बाकी कुछ लोग जहां पे हमारे सेल सेंटर नहीं है वहां हमने लोगों को सीड लाइसेंस इशू कराए गए हैं, जो लगभग 160 के आसपास जिला सिरमौर में है। लोग उनसे भी अपने लिए तरह तरह के बीज खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो हमने मक्की उपलब्ध कराई है वो अलग अलग वैरायटी की, अलग अलग लोकेशन के हिसाब से हाइट के लिए अलग से वैरायटी है और लो साइड में थोड़ा ज़्यादा पैदावार देने वाली और देर में पकने वाली, लगभग 150-60 दिन पकने वाली, और हिल एरिया में 90 से 110 दिन के पकने वाली जो वैरायटी उपलब्ध कराई गई हैं। जिसमें से हमारे पास कुछ मुख्य चुनिंदा वैरायटीज B52 गोल्ड, ब्यास गोल्ड, ASC 2337, PCS 3322 गोल्ड, बायो 9220, KH 115-0805, B52 सुपर, PG 2285, PG 2120, करण 607, सांबा गोल्ड, सुमो 292, KH 2194 आदि
अच्छी जो हाइब्रिड वैरायटीज हैं जिसको लोग लगाते हैं उनको मुहैया कराया गया है। कुछ किसान अपना बीज, लोकल बीज यहाँ पे बेचते हैं, उससे बीज की आपूर्ति करते हैं और कुछ कंपोजिट वैरायटीज मार्केट से खरीद के उनको लगा रहे हैं और अच्छी पैदावार ले रहे हैं किसान। की बिजाई जून माह में उपलब्ध रहती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि बारिशें कब स्टार्ट होती हैं। जैसे नमी रहेगी जमीन के अंदर तो किसान उसी दिन अपने स्टार्ट कर देता है। जैसे अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है तो कई जगह पे कुछ लोगों ने अभी भी बिजाई शुरुआत कर दी है जहाँ खेत खाली थे, लेकिन मेन बिजाई हमारी 15 जून के आसपास स्टार्ट होती है। जिला सिरमौर में 2200 हेक्टेयर के आसपास प्रकार की खेती हो रही है आज तक, जिसमें कि मक्की, धान, गेहूं और आपका हल्दी, अदरक आदि सभी फसलें प्राकृतिक ढंग से उगाई जा रही हैं। जिला सिरमौर में लगभग 12,000 के आसपास किसान जो अभी नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं और किसान नेचुरल फार्मिंग करने के लिए हिमाचल सरकार ने बहुत ही अच्छे स्कीमें चलाई गई हैं जिसमें उनको सब्सिडी उपलब्ध करा रही है और किसानों को उत्तम क्वालिटी के बीज नेचुरल फार्मिंग के भी उपलब्ध करा रही है। और मार्केटिंग के लिए किसानों के, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी हिमाचल सरकार ने 30 रुपए किलो अदरक का रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया है, 80 रुपए गेहूं का रेट दिया है और 50 रुपए मक्की का रेट दिया है। इसके अलावा एक हमारे जहाँ पे मंदिरों का नुकसान या जंगली जानवरों का ज़्यादा नुकसान है, वहाँ पर हल्दी लगाने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही है और हल्दी के बहुत अच्छे रेट सरकार ने दिए हैं। 150 रुपए पर केजी यानी 15,000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीद रही है और पिछले 3 सालों से विभाग ने हल्दी, गेहूं, मक्की कंटिन्यू खरीद रही है। तो जो किसानों के लिए एक अच्छी आजीविका बन रही है। किसान नेचुरल फार्मिंग की तरफ और बढ़ रहे हैं और साथ में अभी सरकार ने क्लस्टरों के बेस में क्लस्टर बना के एक ग्रुप बना के लोगों को खेती के लिए अवेयर कर रही है। नीट पेपर लीक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शिमला शहरी के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह ने प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चेतराम ठाकुर भी मौजूद रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए इंद्रजीत सिंह ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में देश की परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित रखने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र कठिन परिश्रम के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन बार बार पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ियों की घटनाओं ने उनका मनोबल तोड़ दिया है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चेतराम ठाकुर ने भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में छात्रों और अभिभावकों का भरोसा लगातार कमजोर हुआ है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार शिक्षा और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी पूरे प्रदेश में जागरूकता अभियान के माध्यम से युवाओं और छात्रों तक पहुंच रही है और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक भी कर रही है। उन्होंने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए मजबूत और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित की जा सके। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि जब बच्चों को ये पता लगता है कि जिस एग्जाम की वो काफी समय से तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1 वर्ष से वो लोगों से आइसोलेटेड हुए हैं, अपने परिवार के कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर रहे हैं, रात दिन उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स उस पर पैसे करते हैं। ये सब कुछ होने के बाद जब वो परीक्षा देने जाते हैं तो उनको पता लगता है कि पेपर ऑलरेडी लीक हो चुका है। आज शिमला कांग्रेस कमेटी और हिमाचल कांग्रेस कमेटी और जहाँ भी हमारे राष्ट्रीय लीडर राहुल गांधी जी सब उन बच्चों के साथ, उन छात्रों के साथ खड़े हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है। तो जहां हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके इस पे कोई जवाब नहीं आया, बिल्कुल उन्होंने चुप्पी साधी हुई है और कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस पे नहीं आई है। जबकि 14 बच्चे हमारे जो हैं इस पे सुसाइड कर चुके हैं और लगभग जब बच्चे तैयारी करते हैं, 22 लाख बच्चे इसकी तैयारी करते हैं, तो 1 करोड़ 32 लाख रुपए 1 करोड़ 32 लाख उन पे करोड़ खर्च आता है।
132 करोड़ रुपए खर्च आता है। लेकिन आपको आश्चर्य होगा तो केंद्र सरकार का जो एजुकेशन बजट है वो इससे भी कम। पिछले 10 वर्षों में 80 से ऊपर पेपर जो हैं वो लीक हो चुके हैं। तो आज जो हमारा विरोध है वो इसलिए है कि जो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, उसमें चेंजेस लाने चाहिए और ये पेपर लीक में जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये सब कुछ होने के बाद जब दोबारा बच्चों पे एहसान करके ये बोला गया कि हम दोबारा एग्जाम करवाएंगे, तो एक नागपुर के छात्र को जो सेंटर मिलता है वो अबू धाबी का मिल जाता है। तो आप इससे पता लगता है कि केंद्र सरकार कितनी की सीरियस है हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर। और एक उड़ीसा के छात्रा को देहरादून का वो मिल जाता है। और एक पिछले दिनों हमने देखा आकांक्षा नाम की बेटिया ने अपने पेरेंट्स के लिए जो सुसाइड नोट लिखा है, आज सुबह ही मैंने पढ़ा और पढ़ के मैं भी उसको भावुक हो गया कि हम सबके घर में बच्चे हैं। आप मीडिया के साथी मेरे यहाँ बैठे हैं, आज दिल से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम किसी राजनीति की उद्देश्य से नहीं आए, हम किसी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, हम इस सिस्टम के खिलाफ, जो ये सिस्टम हो रहा है उसके खिलाफ हो रहे हैं, जो भ्रष्ट सिस्टम है, लोग इन्वॉल्व हैं। अब इसमें ये कह रहे हैं कि हमने वायुसेना का सहयोग किया, सब कुछ किया, लेकिन जो सिस्टम है आज बहुत कुछ, अगर आपने पेपर लीक होना है वो व्हाट्सएप के माध्यम से लीक हो सकता है, ईमेल से लीक हो सकता है। इनको अपने जो भ्रष्ट लोग हैं उनको बाहर निकालना होगा, अन्यथा बच्चे हमारे इसी तरह जो है कि सुसाइड करते रहेंगे। और हम आज यहाँ से नियर फ्यूचर की हम भी हमारे कॉलेजेस हैं जहाँ जहाँ हमारे बच्चे हैं उनको एजुकेट करेंगे। और जो हमारे जन नायक राहुल गांधी जी ने कोटा में जो किया, जो बच्चों ने वहाँ पे उनकी जो गिनती थी, जो उनको बच्चों से जो मैसेज किया है, हम उस मैसेज को पूरे हिंदुस्तान में पहुँचाएंगे, जन जन तक पहुँचाएंगे। और इसमें मुझे मीडिया का भी पूरा हमें सहयोग चाहिए। और स्पेशली मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से, जो हमारे बच्चे के अभिभावक हैं वो भी सामने आए और बिल्कुल साथ दें, क्योंकि ये जब तक ये सिस्टम खत्म नहीं होगा हमारे बच्चे इसी तरह सुसाइड करते रहेंगे और देश की ये जो हालत है और दयनीय होती रहेगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम, एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन और प्रदेश सरकार के बीच मंगलवार को हुई महत्वपूर्ण बैठक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। वार्ता बेनतीजा रहने के बाद यूनियन ने 24 जून की रात 12 बजे से प्रदेश भर में बसों की हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है। यूनियन के इस फैसले से राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है और हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन लंबे समय से कर्मचारियों के लंबित भत्तों और अन्य मांगों को लेकर सरकार से समाधान की मांग कर रही है। यूनियन का कहना है कि कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों के करीब 100 करोड़ रुपए लंबे समय से बकाया है, लेकिन बार बार मांग उठाने के बावजूद अभी तक इनका भुगतान नहीं किया गया। इसी मुद्दे को लेकर यूनियन ने पहले ही सरकार को 24 जून तक का समय दिया था और चेतावनी दी थी कि यदि मांगे पूरी नहीं होती है तो कर्मचारी हड़ताल का रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। मंगलवार को परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ यूनियन की बैठक प्रस्तावित थी, जिससे कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उनकी समस्याओं का समाधान निकल सकेगा। हालांकि बैठक के दौरान किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाई और वार्ता बिना किसी निष्कर्ष के समाप्त हो गई। इसके बाद यूनियन ने प्रदेश व्यापी हड़ताल का ऐलान कर दिया है। एचआरटीसी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष मान सिंह ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर सरकार गंभीर नजर नहीं आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के दौरान कर्मचारियों की मांगों को अपेक्षित महत्व नहीं दिया गया है और न ही लंबित वित्तीय देनदारियों को लेकर कोई स्पष्ट आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण यूनियन को हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। मान सिंह ने अपने हालिया तबादले को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आरोप लगाया कि कर्मचारियों की आवाज उठाने के कारण उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यूनियन कर्मचारियों के हितों से किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और जब तक लंबित मांगों का समाधान नहीं होता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि माननीय डिप्टी सीएम साहब ने हमें मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आज सुबह जब हम सेक्रेटेरिएट पहुंचे तो हमें फिर फोन आया कि आपको एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मीटिंग करनी है, आपकी मीटिंग उनके साथ कैंसिल होगी। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, कर्मचारियों में बहुत वो था कि आज बात होगी, डिप्टी सीएम साहब से बात होगी, लेकिन कर्मचारियों को इन्होंने जो धोखा दिया है, डिप्टी सीएम साहब को सीधा सीधा मैं बोल देना चाहता हूं कि जो इन्होंने मीटिंग
उन्होंने कैंसिल की है। निगम के कर्मचारियों का हौसला टूटा है। उसके बाद हम वार्ता का टेबल कोई छोड़ना नहीं चाहते। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कंडक्टर यूनियन का और ड्राइवर यूनियन के सभी पदाधिकारियों का, कंडक्टर यूनियन के सभी पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं का, पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का, कि इन्होंने मेरा तबादला किया। नीट का पेपर था, मेरी रिक्वेस्ट से ये रुके। अब निगम का कर्मचारी, खासकर कंडक्टर यूनियन के स्टेट प्रेसिडेंट और कंडक्टर यूनियन के सभी कार्यकर्ता, ड्राइवर यूनियन के सभी कार्यकर्ता अब मेरे को बिल्कुल बात करने नहीं दे रहे हैं कि पहले ट्रांसफर जो है वो कैंसिल होगी, उसके आगे बात होगी। लेकिन मान लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय, बात तो उन्होंने ऐसी कही कि ये ईरान का युद्ध नहीं है। यार मेरे को बोलने का मौका नहीं मिला, ना मेरे को बोलने दिया मेरे कर्मचारियों ने। अब HRTC का कर्मचारी, पूरा कर्मचारी इतना क्रुद्ध हो चुका है कि इनको रोकना मेरे बस से भी बाहर है। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ज्वाइंट एक्शन कमेटी, पेंशनर ज्वाइंट एक्शन कमेटी, जिसने हमारा साथ दिया है, हमारा साथ देने की घोषणा किया है। मैं उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा टेक्निकल यूनियन ने, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होने के लिए नोटिस दिया है, प्रेस वार्ता के माध्यम से कहा कि हम इनके साथ खड़े हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा श्री शंकर सिंह ठाकुर का, कि वो बड़े दिनों से हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। इसी कड़ी के बीच में मैं कहना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को कि समय रहते जागे। 25 तारीख आने वाली है और 24 तारीख 12 बजे के बाद जो होने वाला है वो आप देख रहे हैं। मैं ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि निगम का सारा 12 का 12,000 कर्मचारी एकजुटता के साथ खड़ा हो जाए, क्योंकि दे बत्ते सबके हैं, कोई किसी एक का नहीं है। सबको इकट्ठे होकर ये जंग लड़नी चाहिए। और मैं ये सबको बुलाना चाहूंगा, आए इधर बात करें, इकट्ठे होकर बात करें, इकट्ठे होकर खड़े हो, क्योंकि पैसा मिलेगा तो सबको मिलेगा। और मैं चेता देना चाहता हूं सरकार को कि आप इस मुगलते में न रहे। जैसे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बोल रहे थे कि टेबल पे मैं आपको ऑर्डर नहीं देना चाहता, मेरा इशू नहीं है। मैंने बार बार कहा है कि मैं ट्रांसफर होके चंबा चला जाऊंगा, लेकिन मेरे निगम के कर्मचारी का एक एक पैसा दिया जाए। परंतु निगम का कर्मचारी ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि वार्ता होगी तो ट्रांसफर कैंसिल होने के बाद होगी, अन्यथा हम चक्का जाम करेंगे। वो होके रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय डिप्टी CM महोदय, ये सुन ले कान खोल के। ऐसा ना हो कि कल रात 12 बजे के बाद आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़े, क्योंकि निगम का कर्मचारी अब मेरे बस से भी बाहर हो चुका है। क्योंकि ये ट्रांसफर के पीछे बिल्कुल नहीं मानने वाला है। खासकर स्टेट प्रेसिडेंट प्रीत महेंद्र जी ने तो सीधे शब्दों में आज कहा कि अगर वार्ता करनी है तो हमें टेबल पे ऑर्डर ट्रांसफर के कैंसिल होने चाहिए, अन्यथा हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। उसी बात पे हमने वॉकआउट किया और अभी बस स्टैंड पहुंचे हैं। तो मैं पूरे प्रदेश के कर्मचारियों को कह देना चाहता हूं कि आप डटे रहे, आप डरे ना, घबराए ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो कल 12 बजे के बाद HRTC के पहिए जो है हम रोकेंगे। और मैं प्रदेश की जनता से भी गुहार लगाना चाहूंगा कि अब वक्त ऐसा आ गया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि इन्होंने हल्के में ये हमें ले रहे हैं। हमें कल 12 बजे से बाद बंद करना पड़ेगा। प्रदेश की जनता कहीं बुकिंग ना कराए और बसों का इंतजार ना करे कल 12 बजे के बाद, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है। हम इसको बंद करके ही रहेंगे। धन्यवाद।